चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। देखो, हम लोग पार्ट 2 में कंपनी के बारे में समझ रहे थे, कंपनी अकाउंटिंग के बारे में समझ रहे थे, जिसमें स्टार्टिंग में शेयर डिबेंचर के बारे में समझा, कंपनी का फाइनल अकाउंट भी लिखा। फिर इससे पहले वाले चैप्टर में कंपनी के फाइनल अकाउंट को एनालिसिस किया आपने, बराबर ना, कि अगर 2 साल का फाइनल अकाउंट दिया हुआ हो तो उसमें से इंक्रीज और डिक्रीज कंपेरेटिव स्टेटमेंट वो तैयार किया था ना आपने। अब चैप्टर नंबर 5 जो है ना, वो अकाउंटिंग रेशियो के बारे में है। तो अकाउंटिंग रेशियो किसे कहते हैं? कंपनी में जनरली बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती है और हर एक्टिविटीज को एनालिसिस करने के लिए एक पर्टिकुलर, कहो कि भाई, रेशियोज बनाए जाते हैं, रेशियोज बनाए जाते हैं, वो अकाउंटिंग रेशियोज कहते हैं, बराबर ना। अकाउंट की अलग अलग एक्टिविटीज़ को एनालिसिस करने के लिए जो रेशियोज बनाते हैं वो अकाउंटिंग रेशियोज कहलाते हैं। कि जैसे अगर ये पता करना हो कि भाई हमारे बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की कितनी कंपैरिजन है, मतलब लायबिलिटीज़ के कंपेयर में एसेट्स कितनी हैं, ये अगर जानना हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रेशियो बनाया जाता है, कि जिससे पता चले कि अगर ऐसा हो कि एसेट्स और लायबिलिटी का रेशियो वो 2:1 हो, मतलब एसेट्स 2 और लायबिलिटी 1, तो इससे पता चलता है ना कि भाई एसेट्स वो हमारी लायबिलिटी से डबल है कि नहीं। ऐसे रेशियो के थ्रू पता चलता है ना। रेशियो अलग अलग चीज़ों का होता है, कि जैसे कि भाई सेल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना है। जनरली सेल हमें दिखाई देती हो कि सेल इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट थोड़ा सा ही हो, तो सेल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना है, तो वो प्रॉफिट रेशियो ढूंढा जाता है। कि भाई सेल के कंपैरिजन में डेप्टर्स कितने हैं, मतलब हमने भाई कैश सेल कितनी की है या तो क्रेडिट सेल कितनी की है, वो उससे पता चलता है ना। कि सेल के कंपैरिजन में डेप्टर्स कितने हैं, भाई हमने जितनी भी सेल की है उसमें 70% तो हमारी क्रेडिट सेल है, मतलब उतने तो हमारे डेप्टर्स हैं। तो ये सब चीज़ें किससे पता चलती है? रेशियो से पता चलती है, अकाउंटिंग रेशियो से। ये अकाउंटिंग रेशियो कंपनी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपनी के बिजनेस के लिए जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ऐसे रेशियोज तैयार नहीं करता, लेकिन कंपनी तैयार करती है। और कितनी कंपनीज ऐसे रेशियो पब्लिश भी करती है, अपनी मैगजीन्स में, अपनी वेबसाइट्स पर ऐसे रेशियो पब्लिश करती है, कि जिससे लोगों को भी पता चले कि कंपनी की सिचुएशन कैसी है, कंपनी में हर एक एक्टिविटी किस तरह से चल रही है, बराबर ना। तो इनके अकॉर्डिंग हमें भी इस चैप्टर में अलग अलग अकाउंटिंग रेशियोज देखने हैं। जब हम लोग देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक एक रेशियो देखेंगे और एक एक रेशियो के बारे में समझेंगे भी हम लोग, बराबर ना। और अगर एग्जाम वाइज कहें ना, तो ये चैप्टर आपका फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, कि इसमें हर रेशियो की पर्टिकुलर फार्मूला है। कि अगर आपने फार्मूलाज याद कर ली, मतलब समझो आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, कि उसमें सम्स आपके खुद ब खुद होते जाएंगे, कि अगर फार्मूलाज याद हुई तो इसलिए बाकी के कंपैरिजन में ये चैप्टर भी इजी है, कि जिसमें सीधे फार्मूला वाइज हमें सम्स करने हैं। तो एक एक करके रेशियो समझे ना, और उनके सम्स भी देखते जाएं हम लोग। कि जिनमें सबसे पहला रेशियो समझते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज में सबसे पहला रेशियो समझते हैं, वो आता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, कि सेल के कंपैरिजन में हमारे बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट कितना है वो इस रेशियो से पता चलता है। और इसकी फार्मूला आती है, ये रेशियो की मेन फार्मूला ये, कि ग्रोस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल मल्टीप्लाई 100, बराबर ना। कि भाई ग्रोस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल मल्टीप्लाई 100, ये क्या हुआ? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हो गया, बराबर। ध्यान रखना मेन फार्मूला ये, कि सेल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना है वो इससे, इस रेशियो से पता चलता है। कि भाई सेल हमने भाई कितनी की है, 10 लाख की सेल की हो, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट खाली 10% ही हो, तो वो बिजनेस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना। खाली 10% प्रॉफिट से थोड़ी बिजनेस चलेगा फिर, बराबर ना। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इनसे मिलता है। देखो मेन फार्मूला ये है। फिर ऐसा होता है कितनी बार कि भाई अगर ग्रोस प्रॉफिट ही न दिया हो तो क्वेश्चन में ये दोनों डायरेक्ट दिए हो, ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट सेल, तो सीधी फार्मूला रखकर और आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ग्रोस प्रॉफिट ना हो तो, अगर ग्रोस प्रॉफिट ना हो तो ग्रोस प्रॉफिट ढूंढने की ये फार्मूला आती है, बराबर।
ग्रोस प्रॉफिट ना हो तो ये फॉर्मूला आती है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूलाज याद रखना है ना। जो भी फॉर्मूलाज मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ ना, उसे लिखते भी जाना और अच्छी तरह से याद भी करते जाना कि अगर कभी ग्रोस प्रॉफिट न दिया हुआ हो तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला आ जाती है, बराबर। और अगर कभी इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही न दिया हुआ हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ये फार्मूला आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही अगर कभी ना हो तो उसके लिए ये फार्मूला आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर ना। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फार्मूला है। तो आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ हो उस क्वेश्चन में मेन चीज़ें ये ढूंढनी है, ग्रोस प्रॉफिट और टोटल नेट सेल। अगर ये न दिए गए हो तो फिर उनको इनके बेस पर ढूंढा जाएगा। जैसे सम करें तो थोड़ा और क्लियर होगा। आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। उसमें देखो जैसे लिखा हुआ है कि डिटरमिनेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग। अब जैसे पहला क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक में देखते जाना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा फिर कि जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है सेल्स 10 लाख और ग्रोस प्रॉफिट 3 लाख। अब उसमें आपको सेल दी गई है, ग्रोस प्रॉफिट दी गई है और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रोस प्रॉफिट चाहिए, वो भी दिया हुआ है 3 लाख, और नेट सेल चाहिए तो वो सेल भी दी गई है 10 लाख। मतलब ये दोनों दिए हुए ही है ना, तो पहले में तो डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं ना ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, सीधी फार्मूला रख के ढूंढ सकते हैं। मतलब उसमें जो हमें फर्स्ट वाला फाइंड करना है तो उस फर्स्ट वाले में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जीपीआर, मैंने शॉर्ट में लिखा, अब भले पूरा लिखना, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल मल्टीप्लाई 100, बराबर। तो जहां पर ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना था 3 लाख अपॉन टोटल नेट सेल, तो नेट सेल कितनी दी गई है 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 3 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30%। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना मिल गया हमें 30% मिल गया। सिंपल वे में मिल गया ना एकदम हमें, बराबर ना। क्योंकि अगर चीज़ें दी गई है तो सीधी फार्मूला में ही रखनी है ना। ग्रोस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल तो वो भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, तो फार्मूला से सीधा आंसर मिल गया। अब जब रेशियो होता है ना, वो रेशियो को 3 तरह से लिख सकते हैं। रेशियो का जो फाइनल आंसर हो उसे 3 तरह से लिखा जाता है। एक परसेंटेज में लिखा जाता है, दूसरा रेशियो में, रेशियो लिखते हैं 2:5, 2 डॉट करके रेशियो में लिखते हैं, वो रेशियो में भी लिख सकते हैं। या तो टाइम्स में लिखा जाता है, भाई इतने टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, बराबर। तो जिसमें अलग अलग रेशियोज अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं। अब जैसे प्रॉफिट रेशियो है उसकी फार्मूला में ही मल्टीप्लाई 100 आता है, तो इसलिए जिसमें मल्टीप्लाई 100 हो तो उस रेशियो को तो परसेंटेज में ही लिखा जाता है। ये प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, उसे कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, 30%, ये आंसर, बराबर ना। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई ये 30% आया, इसका मतलब क्या कि हमारी जितनी टोटल नेट सेल है ना, उस सेल के कंपैरिजन में ग्रोस प्रॉफिट वो कितना है 30% है। कि भाई जितनी भी सेल होती है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट 30% होता है हमारा, ये इस रेशियो से पता चलता है ना। तो इससे हमारे बिजनेस की कंडीशन पता चलती है कि हाँ भाई हम जितनी भी सेल कर रहे हैं ना उसमें से 30% प्रॉफिट मिलता है, बाकी सब खर्चे में भले निकल जाता हो लेकिन 30% अपना प्रॉफिट है, वो इससे पता चलता है हमें। सही बात है ना ये, ठीक है। अब उसके बाद जैसे सेकंड दिया हुआ है उसमें सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। अब फॉर्मूला में हमें चाहिए ग्रोस प्रॉफिट, तो सेकंड वाले में ग्रोस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, उसकी जगह पर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो पहले ग्रोस प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा ना। पहले ग्रोस प्रॉफिट ढूंढना होगा कि नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दोनों तो दिए हुए हैं ना। और ग्रोस प्रॉफिट मिल जाए तो उसके ऊपर से फिर हमें ये ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ढूंढना होगा, बराबर। फिर से बोल रहा हूँ मेन फार्मूला ये है, इसमें से कोई चीज मिसिंग हो, जैसे ग्रोस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो ग्रोस प्रॉफिट पहले ढूंढेंगे हम लोग इस फार्मूला से, बराबर ना। तो आपको सेल 15 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख दिया हुआ है,
तो मतलब सेकंड में पहले हम लोग ग्रोस प्रॉफिट ही ढूंढ लेना, जीपी ग्रोस प्रॉफिट, कि जिसकी फॉर्मूला आती है टोटल नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर। उसके लिए ये फॉर्मूला आएगी ना कि टोटल नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि नेट सेल उसमें दी गई है 15 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख, तो ग्रोस प्रॉफिट जीपी कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट 3 लाख। और ग्रोस प्रॉफिट मिल गया ना, अब हम लोग ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ढूंढ सकते हैं, मेन तो यही ढूंढना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो अब हम लोग वो ढूंढे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला आती है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल मल्टीप्लाई 100। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखना है, ऐसे GPR या GP ऐसे में नहीं, पूरा लिखना है, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो ग्रोस प्रॉफिट हमने ढूंढा वो कितना है, 3 लाख अपॉन टोटल नेट सेल, तो नेट सेल आपको दी गई है कितनी, 15 लाख और मल्टीप्लाई 100, तो इसमें कितना आ जाएगा, 15 टू ज़ा 30, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%, मतलब इसमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 20%। भाई सेल के कंपैरिजन में प्रॉफिट हमारा 20% है, बराबर है। अब उसके बाद जैसे थर्ड वाला दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सेल दिया हुआ है, सेल रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, परचेज एक्सपेंस, ये सब मटेरियल दिए हुए हैं। उसके ऊपर से ढूंढना है हमें ये ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो उसमें ग्रोस प्रॉफिट वो भी नहीं दिया हुआ। अगर ग्रोस प्रॉफिट पहले ढूंढे ना तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी नहीं दिया हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पहले ढूंढना पड़ेगा, बराबर ना, कि यहाँ पर न सेल दिया हुआ है पूरा, बराबर, नेट सेल नहीं दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया हुआ है कि पहले ग्रोस प्रॉफिट मिले, इसलिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढना होगा, उसके ऊपर से ढूंढना होगा ग्रोस प्रॉफिट, और उसके ऊपर से फिर प्रॉफिट रेशियो मिलेगा हमें, बराबर। तो देखो सबसे पहले अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग फाइंड करें नंबर 3 में, ध्यान देना मेन, फिर से बोल रहा हूँ मेन जो है वो यहाँ पे पहुँचना है। अगर ये मटेरियल नहीं है तो उसके लिए फिर ये सब फॉर्मूलाज फाइंड करनी पड़ेगी हमें, कि जैसे पहले अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढना होगा, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसके लिए फॉर्मूला आती है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीज़ें दी गई है। कि जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,50,000, ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000 प्लस परचेज, तो परचेज दिया हुआ है आपको 12 लाख का, 12 लाख परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस, तो परचेज एक्सपेंस आपको दिए हुए हैं 50,000, तो 50,000 के परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 3,50,000, 3,50,000 का क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल उसमें कितना हो जाएगा, कि टोटल हो जाएगा उसमें कि 3 लाख और 11,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मिल जाएगा, 11,50,000 मिल जाएगा उसमें, बराबर। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अब उसके बाद क्या फाइंड करना होगा, तो उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट में भी ध्यान देना, ग्रोस प्रॉफिट में नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिल गया लेकिन नेट सेल, तो इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल 20 लाख, तो 20 लाख सेल नहीं लिखनी है, नेट सेल का मतलब होता है सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके, आपको साथ में सेल रिटर्न भी दिया हुआ है, बराबर ना। तो जब भी नेट सेल फाइंड करना हो तो नेट सेल मतलब कि सेल में से सेल रिटर्न माइनस करो तो नेट सेल होते हैं, नेट मतलब आखिरी फाइनल, सेल में से रिटर्न माइनस करके। तो इसीलिए जब सेकेंड स्टेप में हम लोग यहाँ पर जब ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना, कि ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
तो जो नेट सेल है उसमें 20 लाख नहीं, ये खुद ही करेंगे। भले लिखना हो तो एक स्टेप आप भले लिख भी सकते हो कि यहाँ पर नेट सेल इक्वल टू सेल माइनस सेल रिटर्न, वो एक स्टेप लिखना हो तो भी ठीक है, और नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि यहाँ पर नेट सेल वो सेल माइनस सेल रिटर्न होगा कि 20 माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा 18 लाख। 18 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 11 लाख 50,000, तो 18 लाख में से 11 लाख 50,000 जाएगा तो बचेगा 6 लाख 50,000। कितना बचेगा 6 लाख 50,000। ये मिल गया ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट भी मिल गया ना। अब ढूंढेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो फाइनली हमें ढूंढना है। अब हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो मिल सकता है कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल मल्टीप्लाई 100, जिसमें ग्रोस प्रॉफिट तो ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है या मिला हमने ये 6,50,000 अपॉन टोटल नेट सेल। तो यहाँ नेट सेल में भी ध्यान देना, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे उसे, बराबर ना। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे मतलब 18 लाख, 20 लाख मत लिखना, फिर से बोल रहा हूँ 20 लाख नहीं 18 लाख उसमें लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आएगा नेट सेल पे 18 लाख और मल्टीप्लाई 100, तो 6,50,000 अपॉन 18 लाख मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कुछ आएगा आपका 36.11%, कुछ 36.11% आएगा। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, बराबर ना। तो ये मिल गया ना हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो भी, कि सेल के कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट वो 36% है। तो ये पहला रेशियो आपको पता चला कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे हमें फाइंड करना है। ये फार्मूलाज अच्छी तरह से याद रखना। हाँ, अब जैसे ये देखा तो उसके बाद अब फिर दूसरा रेशियो भी समझे, ठीक है। देखो कि अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के बाद दूसरा एक रेशियो देखें जो है नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट रेशियो एक समझे कि जिसकी फार्मूला आती है नेट प्रॉफिट रेशियो अगर फाइंड करना हो फाइनल प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट भी आपको पता है ना वो कच्चा प्रॉफिट कहलाता है कि उसके ऊपर अभी और एक्सपेंसेस कट करना बाकी है, वो कुछ एक्सपेंस कट करके फिर आता है फाइनल नेट प्रॉफिट कि बिजनेस का रियल प्रॉफिट कितना है वो इससे पता चलता है। और नेट प्रॉफिट रेशियो की फार्मूला आती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कि टैक्स कट करने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100, कि सेल के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कितना है, बराबर। और यहाँ पर चलो सेल तो आपको दी गई होगी, नेट सेल न भी दी गई हो तो जैसे मैंने बताया कि सेल माइनस सेल रिटर्न करते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। आपको याद है इससे पहले थर्ड चैप्टर किया था ना फाइनल अकाउंट, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करते थे, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग 7 स्टेप लिखते थे, 7 स्टेप्स लिखते थे, कि जिसमें आखिरी के स्टेप्स आते थे ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर आखिरी में आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर। वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढकर यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो अगर हमें ढूंढना हो ना तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो एक सम देखें तो जिससे और थोड़ा क्लियर होगा। आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, कि जिस क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इन्फॉर्मेशन 7 में नहीं दी गई है, ऊपर 5 और 6 में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें हमें नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, बराबर। तो क्वेश्चन 5 पहले देखे ना कि क्वेश्चन 5 में ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, वो टॉपिक फिलहाल आपका ओमिट है, कि ऑपरेटिंग रेशियो नहीं फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। उस क्वेश्चन नंबर 5 में ही हमें ढूंढना है नेट प्रॉफिट रेशियो, वो फाइंड करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना हो ना तो उसके लिए फिर हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसे फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं कि उसमें यहाँ पर पर्टिकुलर एंड यहाँ पर अमाउंट, 2 अमाउंट की कॉलम, बराबर ना। ऐसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कि जिसमें यहाँ पर
अगर नंबर 1 लिखें, वही 7 स्टेप्स लिखने होते हैं, जो 7 स्टेप्स लिखते हैं तो आखिरी में मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो इस फॉर्मूला में रखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो में, कि जिनमें सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम लोग कहते हैं सेल्स, जिसे क्या कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है, कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इतनी सारी ये चीज़ें दी गई है, उसमें सेल्स दिया हुआ होगा ना डायरेक्ट, कि सेल्स दिया हुआ है कितना 6 लाख दिया हुआ है, कि कुछ उसमें सेल्स रिटर्न है, जो सेल्स एक्सपेंस है वो नहीं गिनना, सेल्स रिटर्न कुछ दिया हुआ है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सेल दिया हुआ है आपको 6 लाख का। तो पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे सेल्स कहते हैं, तो उसकी अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिखे ना 6 लाख। देखो ये वही है जो आप लोग 3rd चैप्टर में बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स में जो तैयार करते थे, वैसे ही तैयार करना है। फिर नंबर 2, तो नंबर 2 लिखते थे अदर इनकम्स, अदर इनकम्स। उस चैप्टर में क्या करते थे कि पहले पूरे 7 स्टेप लिख देते थे, फिर बीच बीच में लिखते थे सब चीज़ें। अब इसमें एक एक करके लिखते जाओ ना, जो आपको सब मटेरियल तो दिए हुए ही हैं, कि जैसे आया अदर इनकम, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो टेक्स्ट बुक में कि ये सब जो चीज़ें दी गई है उसमें कोई अदर इनकम है, तो उसमें देखो इनकम में एक लिखा हुआ है इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड 45,000 दिया हुआ है ना, इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, तो वो अदर इनकम में आएगा ना, और तो कोई भी इनकम नहीं दी गई है, तो उसमें लिखें अदर इनकम में लिखें इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कि 45,000, उसे डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं कि 45,000 की इनकम, बराबर। उसके बाद नंबर 3, तो नंबर 3 लिखा जाता है टोटल रेवेन्यू, नंबर 3 में टोटल रेवेन्यू लिखते हैं। टोटल रेवेन्यू मतलब ये सेल और अदर इनकम प्लस करके, तो टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे लिखा जाएगा इन दोनों का प्लस, वो 6,45,000, 6,45,000 हो गया ना, ये टोटल रेवेन्यू नंबर 3। फिर नंबर 4 पे क्या लिखते हैं हम लोग, तो नंबर 4 पे लिखते हैं एक्सपेंसेस, कि यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे सब एक्सपेंसेस के नेम लिखेंगे, कि जो जो एक्सपेंस उसमें दिए गए हैं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में कि जैसे पहले है ना नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस 35,000, तो वो भी इस एक्सपेंस में लिखना होगा ना, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ कि नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस वो अंदर लिखेंगे, फिर बाहर टोटल करेंगे ना उसका, कि 35,000 पहले यहाँ लिख दें। उसके बाद दूसरा डेप्रिशिएशन 48,000, तो वो डेप्रिशिएशन भी तो एक्सपेंस में ही आता है, तो वो भी यहीं पे ही लिख दें कि डेप्रिशिएशन 48,000, बराबर। डेप्रिशिएशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 75,000, वो भी एक्सपेंस में ही आएगा, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना था 75,000, तो वो 75,000 यहीं पे ही, बराबर। उसके बाद सेल्स है, तो सेल तो लिख दिया था। फिर टैक्स रेट, टेक्स्ट बुक साथ में रखना, उसमें देखते जाओ ये सब चीज़ें, कि फिर टैक्स रेट 30%, तो वो टैक्स तो जब आएगा ना प्रोविजन फॉर टैक्स 6 नंबर पे, तब उसमें लिखेंगे, यहाँ पर नहीं। इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड वो लिख दिया आपने इनकम में। फिर सेल्स एक्सपेंस 52,000, तो वो सेल्स एक्सपेंस यहाँ पे लिखेंगे कि सेल्स एक्सपेंस 52,000, वो यहाँ पे लिखा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,25,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी यहीं पे ही लिखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कॉस्ट मतलब वो भी एक्सपेंस में ही लिखा जाएगा 3,25,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,25,000, एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस 85,000, कि फाइनेंशियल एक्सपेंस भी इसी में ही, फाइनेंशियल एक्सपेंस 85,000। ये सब हमने लिखे ना एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस के नेम हो गए, बराबर। और इन एक्सपेंसेस का टोटल फिर बाहर लिखेंगे कि इन सब का टोटल हो जाएगा कुछ 6,20,000, कि 6,20,000 के टोटल एक्सपेंसेस, बराबर। ये नंबर 4 हमने एक्सपेंस लिखा ना। उसके बाद नंबर 5 आएगा
कि जहां नंबर 5 में लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स से पहले का प्रॉफिट, कि जिसमें ये इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, कि जो इनकम हुई 6,45,000 उसमें से 6,20,000 माइनस, ये इनकम माइनस करें तो बाकी का जो है वो प्रॉफिट कितना बचेगा, इतनी इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस, तो बाकी का बचेगा 25,000, 25,000 का ये बचा ना, ये बचा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद नंबर 6 लिखते हैं, फिर 6th वाला स्टेप जिसमें लिखा जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या लिखा जाएगा वहां पर, प्रोविजन फॉर टैक्स, कि भाई कितने परसेंटेज हमें टैक्स देना है, तो यहाँ पर है ना कितने 30% लिखा हुआ है, 30% टैक्स मतलब 25,000 के 30% अगर गिनो तो 25 3 75 का टैक्स होगा, बराबर 7500 का टैक्स। और फाइनली लिखते हैं नंबर 7 पे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि टैक्स के बाद अब कितना प्रॉफिट बचा, मतलब जो 25,000 था प्रॉफिट उसमें से 7,000 का टैक्स अगर दे दो तो बाकी का कितना बचेगा, बाकी बचेगा 17,500, इतना बचेगा ना हमारा, कितना प्रॉफिट बचेगा वो 17,500 बचेगा। ये मिला हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला ना, इस पर से हम लोग ढूंढेंगे ये नेट प्रॉफिट रेशियो। मेन तो यही ढूंढना था ना, इसके लिए ही तो ये सब हमने फाइंड किया, बराबर। अब इसके ऊपर से ये नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करें, तो जिसमें नेट प्रॉफिट रेशियो उसकी फॉर्मूला आती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना है 17,500, तो उसमें 17,500 अपॉन नेट सेल, तो नेट सेल कितनी थी ये 6 लाख की, कि अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 17,500 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर कुछ अप्रोक्सीमेट 2.92% आएगा। 2.92%, मतलब जितनी हमारी सेल हो रही है ना, उस सेल के कंपैरिजन में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सेल के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट टैक्स वगैरह काटने के बाद सिर्फ 2% बचता है, 2.92%, बराबर। तो ये नेट प्रॉफिट हमें पता चला ना, समझ में आ रहा है ना कैसे, कि जब भी नेट प्रॉफिट ढूंढना हो ना, ये याद रखना, जब भी नेट प्रॉफिट फाइंड करना है तो इसका मतलब फिर ये पूरा हमें ढूंढ लेना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये नेट प्रॉफिट ऐसे ही ढूंढना है, वो आप लोग ट्राई करो, एकदम इजी है, कि यही 7 स्टेप्स लिखो, सेल्स, अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 7 स्टेप्स में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको इस फॉर्मूला में रखना है, बराबर ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई करो, उसमें इजीली हो जाएगा। और जैसे आज ये 2 रेशियोज देखे ना, वैसे ही इस चैप्टर के जो दूसरे रेशियोज हैं, दूसरी फार्मूलाज हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। ओके, थैंक यू।